वेलकम एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में टैक्स में क्या देखा था कि टैक्स के अंदर कितने टाइप्स के इनकम है डायरेक्ट टैक्स के अंदर। पहले तो हमने देखा था टाइप्स ऑफ टैक्स, तो मैंने बताया था दो टाइप है कि एक है तुम्हारा डायरेक्ट और एक है तुम्हारा इनडायरेक्ट। फिर मैंने तुमको क्या बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है, टैक्स ऑन इनकम। और इनकम टैक्स ऑन इनकम को मतलब हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के लिए पहले हमको क्या पहचानना होता है, इनकम के कितने टाइप्स के इनकम है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लास्ट टाइम भी मैंने तुमको बताया था कि इनकम कितने टाइप के हैं, टोटल 5 टाइप्स के इनकम है। एक है तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरी, एक है तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक है तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक है तुम्हारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और लास्ट वन था तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो टोटल ये 5 टाइप्स ऑफ इनकम थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको हर इनकम के बारे में एग्जांपल्स दिया था कि कौन से इनकम को बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, किस इनकम को बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किस इनकम को बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और कौन से इनकम को बोलेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और किसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब हम आगे क्या करेंगे, तो अब हमको डीप में ये सब इनकम के बारे में पढ़ना है कि जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, एंड लास्ट वन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो उसके अंदर क्या आएगा। ये सब हमको अलग अलग एक चैप्टर वाइज करना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनकम। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है IFOS। अब जो इनकम हम सैलरी से कमाते हैं वो जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं वो जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, जो इनकम हम बिजनेस करके कमाते हैं या प्रोफेशनल बन के वो जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, जो इनकम हम कोई एसेट बेच के कमाते हैं वो जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। और ये सब इनकम के अलावा लास्ट टाइम में तुमको बताया था अगर कोई बाकी इनकम है, इंटरेस्ट हुआ, डिविडेंड हुआ, विनिंग्स हुआ, तो ये सब इनकम तुम्हारा जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। मतलब जितने भी तुम्हारे रिमेनिंग इनकम है, रिमेनिंग इनकम्स का मतलब जो ये 4 इनकम में नहीं आता, इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में नहीं आता है, वो सारे इनकम तुम्हारे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो यही यहाँ पे लिखा है कि रिमेनिंग इनकम, कि बाकी जितने भी रिमेनिंग इनकम है वो तुम्हारा सबका सब आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अब हमको जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये हमारा टॉपिक है। अब हमको इसी के बारे में आगे देखना है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। जो बाकी के इनकम्स है वो अभी हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक शॉर्टकट है, हमको बहुत सारे इनकम देखने, डिविडेंड हुआ, इंटरेस्ट हुआ, विनिंग्स हुआ, गिफ्ट हुआ, ये सब तरह के कुछ हमको इनकम देखना है। तो ये सब इनकम के लिए हम यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जिसका कि नाम है DW रामू फकीर जी। और यहाँ पे DW ये R जो है, देखो यहाँ पे रामू का यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, ये N के नीचे 2 लिखा है, F के नीचे 2 लिखा है। सब क्यों लिखा है, तो बिकॉज ये R के अंदर हमको 3 इनकम देखना है, ये N के अंदर हमको 2 इनकम देखना है, ये F के अंदर हमको 2 इनकम देखना है, उसी तरीके से R के अंदर भी अपने को 2 इनकम देखना है। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है DW रामू फकीर जी। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एक्सेट्रा, मतलब इसके अलावा अगर कोई और भी इनकम होता है, जैसे जो इनकम ये चारों में नहीं आता है वो इनकम कहाँ पे आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमको जो इनकम के नाम देखने हैं उसका यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है कि DW रामू फकीर जी। और एक्सेट्रा मतलब अगर कुछ इनकम छूट गया तो वो एक्सेट्रा, रिमेनिंग इनकम। अब क्या बोला यहाँ पे, वापस से मैंने यहाँ पे 2 एरो बनाया है। यहाँ पे देखो एग्जेम्प्ट इनकम है और ये है टैक्सेबल इनकम। अब एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल में फर्क क्या होता है, एग्जेम्प्ट का मतलब जिस इनकम पे कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, नो टैक्स। एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब कि वो इनकम अपने को होगा भी तो अपने को उस पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है गवर्नमेंट को। और टैक्सेबल इनकम का मतलब नाम में दिया टैक्सेबल, तो ये वो इनकम होता है कि जो हम कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा।
तो एग्जेम्प्ट इनकम मतलब वो इनकम कि जिसपे गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं देना है, और टैक्सेबल इनकम मतलब वो इनकम जिसपे हमको टैक्स का पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को। तो ये अपने दो टाइप्स के इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम और टैक्सेबल इनकम। अब ये जो यहाँ पे तुमको दिख रहा है डीडब्ल्यू रामू फकीर जी, मैंने तुमको पहले बताया कि डीडब्ल्यू रामू फकीर जी इनकम का नाम है, इनकम का। अब डीडब्ल्यू रामू फकीर जी इनकम है, तो इसमें से कुछ इनकम तुम्हारे होगा एग्जेम्प्ट और कुछ इनकम तुम्हारा क्या होगा टैक्सेबल। क्या एग्जेम्प्ट होगा, क्या टैक्सेबल होगा, वो हम बाद में देखेंगे कि जैसे यहाँ पे डी है, डब्ल्यू है, आर है, ए है, एम है, तो ये सब इनकम का फुल फॉर्म क्या है, इसमें से क्या टैक्सेबल है, इसमें से क्या एग्जेम्प्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि ये जो इनकम है इसमें से कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है और कुछ इनकम इसमें से क्या है तुम्हारा टैक्सेबल। जो एग्जेम्प्ट इनकम होगा वो होगा एक्सक्लूडेड इन द स्टेटमेंट, और जो टैक्सेबल इनकम होगा वो होगा इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट। अब बोलोगे ये क्या बता दिया कि एक्सक्लूडेड एंड इंक्लूडेड। अब देखो हमको क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट बनाना होता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा रफ में तुमको बताता हूं कि स्टेटमेंट के अंदर हमारे दो कॉलम्स होंगे। एक कॉलम होगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स का और एक कॉलम होगा तुम्हारा अमाउंट का। पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे, तो पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे इनकम का नाम, जो भी इनकम होगा। ये डी है, जैसा जो डी से होता है डिविडेंड, ये डब्ल्यू है तो उससे होता है विनिंग्स, यहाँ पे ए है उससे होता है एग्रीकल्चर। तो जो भी हमारा होगा इनकम, जो भी हमारा इनकम होगा हम उस पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे इनकम। और यहां जो हमारा अमाउंट है, अगर हमारा वो इनकम टैक्सेबल है तो अमाउंट में अमाउंट लिखेंगे, जो भी अमाउंट होगा 1000, 2000, 3000, जो भी अमाउंट होगा। और अगर हमारा इनकम जो है, अगर हमारा इनकम वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट इनकम है, तो एग्जेम्प्ट इनकम के लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सक्लूडेड इन द स्टेटमेंट। अगर हमारा इनकम एग्जेम्प्ट इनकम होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे नील। नील का मतलब अमाउंट लिखेंगे ही नहीं। तो जो भी इनकम टैक्सेबल इनकम होगा, मतलब जो भी इनकम टैक्सेबल होगा उसका अमाउंट लिखेंगे, और जो भी इनकम एग्जेम्प्ट होगा उसका हम क्या लिखेंगे नील, उसका अमाउंट लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही यहाँ पे बोला है कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जहां पे हमको कुछ इनकम्स देखना है जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है डीडब्ल्यू रामू फकीर जी। अब ये जो इनकम का शॉर्ट फॉर्म है इसमें से कुछ इनकम क्या होगा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब उस इनकम पे अपने को टैक्स नहीं देना है, और इसमें से कुछ इनकम अपना क्या होगा कि टैक्सेबल, कि जिसके ऊपर हमको टैक्स का पेमेंट करना है। अब हमको यहाँ पे क्या बोला है उसके बाद कि जो एग्जेम्प्ट इनकम होगा एक्सक्लूडेड इन द स्टेटमेंट। एक्सक्लूडेड इन द स्टेटमेंट का मतलब जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे जो भी एग्जेम्प्ट इनकम होगा उसका हम अमाउंट कॉलम में क्या लिखेंगे नील, मतलब जो भी इनकम एग्जेम्प्ट होगा उसका अमाउंट हम नहीं लिखेंगे। और टैक्सेबल इनकम के नीचे क्या लिखा है, इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट, कि जो भी इनकम अपना टैक्सेबल होगा, जो भी इनकम अपना टैक्सेबल होगा उसका अमाउंट लिखेंगे, जो भी अमाउंट होगा 1000, 2000, 3000, जो भी हो। ठीक है, तो ये था हमारा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर हमको ये कुछ टाइप्स ऑफ इनकम देखना है डीडब्ल्यू रामू फकीर जी, जिसमें से जो एग्जेम्प्ट होगा एक्सक्लूड इन द स्टेटमेंट, उसको स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे, और जो टैक्सेबल होगा इंक्लूड इन द स्टेटमेंट, उसको हम स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हमको आगे क्या देखना है, तो आगे हमको ये देखना है जो हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है डीडब्ल्यू रामू फकीर जी, इसका फुल फॉर्म क्या है, कि डी है तो डी से क्या होगा, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू से क्या होगा, आर है तो आर से क्या होगा। तो तुम फिलहाल इसको कॉपी करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो डीडब्ल्यू रामू फकीर जी है, ये इसके अंदर क्या क्या इसका फुल फॉर्म है, उसमें से क्या एग्जेम्प्ट होगा और क्या उसमें टैक्सेबल होगा। तुम इसको कॉपी कर सकते हो इतना। ठीक है, तो वो हमने कॉपी किया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमको डीडब्ल्यू रामू फकीर जी पूरा पढ़ना है। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि उसमें से कुछ इनकम क्या होगा टैक्सेबल, जो इंक्लूड करेंगे स्टेटमेंट में, और कुछ इनकम क्या होगा एग्जेम्प्ट, जिसको हम स्टेटमेंट में क्या करेंगे एक्सक्लूड। तो हमारा जो था शॉर्ट फॉर्म वो क्या था, स्टार्ट किससे हुआ था, डीडब्ल्यू रामू फकीर जी एक्सेट्रा। अब इसमें से हम देखते हैं पहला जो है डी, कि डी से क्या स्टैंड होता है। तो डी यहां पे स्टैंड होता है, जो इनकम का नाम है उसका नाम है डिविडेंड। अब सबसे पहले डिविडेंड होता है क्या, मैं तुमको वो बताता हूं, फिर हम देखेंगे उसके आगे। तो डिविडेंड क्या है, अब जैसे मान लो कोई कंपनी है
कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, ये मान लो कंपनी का नाम है, नेम ऑफ द कंपनी इज XYZ लिमिटेड। अब मान लो कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है, ये कौन है? तो कंपनी है। कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए उसको चाहिए होता है पैसा, कैपिटल। कैपिटल जो कंपनी होता है कहां कहां से लाता है? तो कंपनी मान लो कैपिटल के लिए जो उसका ओनर होगा वो पैसा लाएगा। फिर भी अगर पैसा कम पड़ा तो जो उसका ओनर होगा वो बैंक से लोन ले सकता है। फिर भी अगर पैसा कम पड़ा तो कंपनी क्या करते हैं? मार्केट में इशू करते हैं शेयर्स, शेयर्स इशू करते हैं, जो भी पैसे का रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद हर शेयर का मतलब पर शेयर, जो भी शेयर होता है उसका एक फेस वैल्यू होता है, इक्वल टू फेस वैल्यू। मान लेते हैं कि XYZ लिमिटेड ने जो शेयर बेचा, पर शेयर का फेस वैल्यू था 10 रुपया, सॉरी 100 रुपया, 100 रुपया फेस वैल्यू था। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मिस्टर राम। मिस्टर राम ने क्या किया? XYZ लिमिटेड का 2 शेयर खरीदा। मिस्टर राम परचेज 2 शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड। कितना शेयर खरीदा? 2 शेयर। अब मिस्टर राम ने 2 शेयर खरीदा XYZ लिमिटेड का, कितना पे किया होगा उसने कंपनी को? 200 रुपया। राम ने 200 रुपया पे किया 2 शेयर का। किसको पे किया? XYZ लिमिटेड को। अब कंपनी को पैसा चाहिए था, इसलिए कंपनी ने मार्केट में क्या इशू किया? शेयर। क्योंकि शेयर बेचेगा, जो भी पैसा आएगा किसके पास आएगा? कंपनी के पास। कंपनी का कैपिटल पूरा हो जाएगा, कंपनी का काम होने लगेगा। मिस्टर राम ने XYZ लिमिटेड का कितना शेयर लिया? 2 शेयर। और 2 शेयर कितने का लिया? 200 का। अरे क्यों लिया होगा? मान लेते हैं मिस्टर राम के पास कुछ पैसा पड़ा था, वो कमाता था, सैलरी उसको मिलता था, उसने सेविंग करके कुछ पैसा रखा था। उस सेविंग को वो घर पे ना रख के, बैंक में ना रख के कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता था। तो उसने क्या किया? XYZ लिमिटेड का 2 शेयर खरीदा, वहां पे पैसे को इन्वेस्ट किया। अब ये जो 2 शेयर है वो किसके पास आ जाएगा? मिस्टर राम के पास। और XYZ लिमिटेड के पास क्या आ जाएगा? 200 रुपया। अब मिस्टर राम ने अगर इन्वेस्ट किया, मिस्टर राम ने कितना इन्वेस्ट किया? 200। तो कुछ सोच के इन्वेस्ट किया होगा कि मैं कंपनी को 200 दे रहा हूं तो मेरे को कंपनी से भी कुछ मिलना चाहिए। अब जो कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये लोग क्या करते हैं? तो ये लोग अपना ईयर एंड पे, जब इनका ईयर एंड होता तो उस टाइम पे ये देखते हैं कि इनको प्रॉफिट हुआ है कि इनको लॉस हुआ। ईयर एंड पे इनका फाइनल अकाउंट बनता है, उसमें देखते हैं इनको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर XYZ लिमिटेड को प्रॉफिट होगा, क्या होगा? प्रॉफिट। तो ये अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देंगे। और डिविडेंड किसको देंगे? तो जो शेयर है, जैसे यहां पे मिस्टर राम ने 2 शेयर खरीदा, तो मिस्टर राम ने 2 शेयर खरीदा XYZ लिमिटेड का, कितने में खरीदा? 200 में। तो मिस्टर राम को हम बोलेंगे शेयर होल्डर। क्या बोलेंगे? मिस्टर राम को शेयर होल्डर। जो भी शेयर्स खरीदता है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। तो मिस्टर राम ने 2 शेयर खरीदा, तो मिस्टर राम को हम क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। अब कंपनी क्या करेगा? कंपनी के अंदर खाली मिस्टर राम ने थोड़ी शेयर खरीदा होगा। जैसे राम ने खरीदा तो कोई लक्ष्मण होगा, कोई आकाश होगा, कोई अमित होगा, XYZ कोई भी होगा, तो उसने भी कंपनी का शेयर खरीदा होगा। और जितने भी लोग कंपनी का शेयर खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। और कोई भी शेयर होल्डर को कंपनी से क्या मिलता है? तो कंपनी से मिलता है डिविडेंड का ईयर एंड पे। ईयर एंड पे कंपनी अपना फाइनल अकाउंट बनाएगा, कंपनी ये देखेगा उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देता है। डिविडेंड किसको देता है? शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड किसको देता है? शेयर होल्डर्स को। और कहां से देता है? तो अपने प्रॉफिट में से। आप बोलोगे अगर लॉस होगा तो लॉस होगा, जब कंपनी कोई फायदा नहीं हुआ तो कंपनी डिविडेंड भी नहीं देगा अपने शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स मतलब वो जो कंपनी का शेयर खरीदता है। तो फिर से एग्जांपल को वापस से स्टडी करते हैं। मान लो कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसको कैपिटल का रिक्वायरमेंट था, वो गया बैंक में लोन के पास, उसको लोन नहीं मिला, तो उसने क्या किया? मार्केट में इशू किया शेयर, कि शेयर जो भी खरीदेगा वो पैसा देगा। मान लो इसने मार्केट में शेयर बेचा, हर शेयर का फेस वैल्यू होता है। मान लो इसने जो शेयर बेचा XYZ लिमिटेड ने, एक शेयर का दाम था 100
रुपया। कितना था एक का दाम? 100 रुपया। कोई तो मिस्टर राम था, उसने XYZ लिमिटेड का 2 शेयर लिया। कितना शेयर लिया? 2 शेयर। अब एक शेयर का दाम है 100 रुपया, तो 2 का कितना हो गया? 200। 200 रुपया राम ने किसको दिया? XYZ लिमिटेड को। ठीक है, तो राम ने शेयर खरीदा तो इसको बोलेंगे शेयर होल्डर। क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। और राम ने जो 200 रुपया कंपनी को दिया, कुछ तो सोच के दिया होगा कि रिटर्न में कुछ मिले। अब कंपनी क्या करेगा? ईयर एंड पे अपना फाइनल अकाउंट बनाएगा। अगर फाइनल अकाउंट में कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देगा। डिविडेंड किसको देगा? शेयर होल्डर को। मतलब ये जो मिस्टर राम है, मिस्टर राम को कंपनी से मिलेगा डिविडेंड। तो अब तुमको डिविडेंड का मतलब समझ गया होगा। डिविडेंड मतलब क्या? अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर। और अगर कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी हमको क्या देगा? डिविडेंड। जैसे यहाँ पे मिस्टर राम शेयर होल्डर है तो मिस्टर राम को कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। कब? अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो। अब अपना पॉइंट क्या बोलता है? अगर तुमने किसी इंडियन कंपनी का शेयर खरीदा, इंडियन कंपनी, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, सब इंडियन कंपनी है। अगर तुमने किसी इंडियन कंपनी का शेयर खरीदा और वहां से अगर तुमको डिविडेंड मिलता है इंडियन कंपनी से, तो वो डिविडेंड हो जाएगा एग्जाम अंडर सेक्शन 1034। ये तो ब्रैकेट में 34 इसको बोलते हैं सब सेक्शन। तो अगर तुमने रिलायंस में पैसा लगाया है, रिलायंस के शेयर्स में या टाटा के शेयर्स में, वहां से अगर तुमको कोई भी डिविडेंड मिलेगा, मान लो तुमने रिलायंस में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था और रिलायंस से तुमको 2000 रुपए डिविडेंड मिला, तो अगर रिलायंस से तुमको 2000 डिविडेंड मिला तो वो 2000 तुमको टैक्सेबल नहीं है। वो 2000 तुमको क्या हो गया? एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट इनकम पे मैंने तुमको बताया था एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे नील लिखा है। नील का मतलब हमने उसको स्टेटमेंट से एक्सक्लूड कर दिया। तो याद रखना डिविडेंड का मतलब क्या है, तुमको पहले ही बता दिया। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उसको कंपनी से क्या मिलता है? डिविडेंड। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो। अगर तुमको इंडियन कंपनी से मिलेगा डिविडेंड, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब, तो वो तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34। और अगर तुमने किसी फॉरेन कंपनी में अपना पैसा लगाया, कोई फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी, और तुमने उसका शेयर खरीदा, तो फॉरेन कंपनी से अगर तुमको डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, या फिर तुमने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारे मार्केट में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो अगर तुमने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी शेयर खरीदा है, बहुत से कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करते हैं, अगर तुमको वहां का मेंबर बनना है तो उसका शेयर लेना होगा। तो अगर तुमको कोऑपरेटिव सोसाइटी से या किसी फॉरेन कंपनी से अगर तुमको डिविडेंड मिलेगा तो वो होगा टैक्सेबल। टैक्सेबल होगा मतलब स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे, एग्जाम होगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे, नील लिखेंगे। तो मान लो तुमने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया था शेयर्स में, रिलायंस से तुमको 2000 डिविडेंड मिला, रिलायंस से मिला, रिलायंस इंडियन कंपनी है, तो वहां से अगर तुमको 2000 रुपए डिविडेंड मिला तो इट विल बी एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1034। वो 1034 में एग्जाम्ड हो जाएगा पूरा का पूरा 2000। और अगर तुमने किसी फॉरेन कंपनी में पैसा लगाया, कोई फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी, और उसमें उसका शेयर अगर तुमने खरीदा और वहां से अगर तुमको कोई भी डिविडेंड मिलेगा, या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में तुमने पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से डिविडेंड मिलेगा, तो उस केस में होगा तुम्हारा फुल्ली टैक्सेबल। तो जो तुम्हारा पहला इनकम है उसका नाम है डिविडेंड। तो डिविडेंड का पहले तुमको मीनिंग पता है, डिविडेंड मतलब होता क्या है, तो सिंपल से याद रखना, अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला तो एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1034, और अगर किसी फॉरेन कंपनी से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिला तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। इंडियन कंपनी से मिला तो एग्जाम, फॉरेन कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला तो फुल्ली टैक्सेबल। तो ये था तुम्हारा पहला डिविडेंड। उसके बाद हमारा शॉर्ट फॉर्म में अगर तुम देखो तो मैंने बताया था DW रामू फकीर जी। तो DW रामू फकीर जी में से अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, तो डी, जो हमारा डी था ये हमने कंप्लीट किया। अब हम सेकंड देखते हैं W। W का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे W का मतलब यहाँ पे लिखा है विनिंग्स, कि W का फुल फॉर्म। अब विनिंग्स में क्या है, तो विनिंग्स मतलब अगर कहीं से भी हम पैसा जीतते हैं, तो मैंने लॉटरी खेला, लॉटरी से पैसा जीता, या मान लो क्रॉसवर्ड, बहुत से टाइम पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जैसे ABCD फॉर्म में कुछ लिखा होता है और हमको उसमें से शब्द पहचानना होता है कि कहाँ पे कौन सा शब्द है, तो इसको बोलते हैं क्रॉसवर्ड। और उसी तरीके से एक होता है तुम्हारा पजल। पजल का मतलब क्या होता है, तो पजल मतलब ये कि जहां पे कोई फेस है, फेस को पार्ट में डिवाइड किया, हमको फेस मिलाना है, या कोई भी चीज पार्ट में डिवाइड है, हमको वो चीज मिलाना है। तो तुमने ये सब गेम देखा होगा। अगर हम ऐसे कोई गेम से पैसा जीतते हैं, लॉटरी से, या मान लो क्रॉसवर्ड से, या मान लो पजल से, या मान लो हमने ना लॉटरी से जीता, ना क्रॉसवर्ड से, ना पजल से, मान लो हमने कोई हॉर्स रेस में पैसा लगाया, हमने वहां से पैसा जीता, तो कहीं से भी अगर तुमको विनिंग्स होता है, विनिंग्स, तो विनिंग्स इज फुल्ली टैक्सेबल। कि विनिंग्स तुम्हारा विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी हो, चाहे क्रॉसवर्ड हो,
एंड पजल एंड एक्सेट्रा, कहीं से भी हो, क्रॉसवर्ड से हो, लॉटरी से हो, पजल से हो, कहीं से भी अगर तुमने पैसा जीता है, तुमने किसी कंपटीशन में भाग लिया और वहां से अगर तुम पैसा जीतते हो तो उसको बोलते हैं विनिंग्स। और विनिंग्स हमेशा क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल, इसमें कुछ भी एग्जाम होता नहीं है। तो अगर तुमको क्वेश्चन में खाली वर्ड दिख गया विनिंग, तो आगे पीछे कुछ पढ़ने का नहीं, विनिंग दिख गया तो विनिंग्स इज फुल्ली टैक्सेबल, चाहे विनिंग्स कहीं से भी हो, लॉटरी से हो, क्रॉसवर्ड से हो, पजल से हो, हॉर्स रेस से हो, कहीं से भी हो, एक्स वाई जेड, विनिंग्स अगर होगा तो विनिंग्स इज फुल्ली टैक्सेबल। तो ये था तुम्हारा सेकंड डब्ल्यू। तो डी था तुम्हारा डिविडेंड, कि इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034। फॉरेन कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिलेगा तो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल। उसके बाद विनिंग्स कहीं से भी हो, लॉटरी से हो, क्रॉसवर्ड से हो, पजल से हो, विनिंग्स आर ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल, ये कभी एग्जाम्प्ट होता नहीं है। उसके बाद तुम्हारा विनिंग्स के बाद है थर्ड, डी हो गया अपना, डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू के बाद तुम्हारा है R3। अब R3 यहाँ पे लिखा है, मतलब R के अंदर तीन चीज है, 1 2 एंड 3। तो R का पहले यहाँ पे फुल फॉर्म है रेंटल इनकम, मतलब या R के अंदर जो हम तीन चीज देखेंगे 1 2 एंड 3, वो सब रेंट के बारे में, कि अगर हमको कहीं से रेंट मिलेगा तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे इनकम टैक्स के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, रेंट फ्रॉम अदर एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। रेंट फ्रॉम अदर एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अरे हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या, घर। मान लो किसी के पास हाउस प्रॉपर्टी है, घर है, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मान लो कोई असेसी है, असेसी मतलब टैक्स का पेमेंट करता है, तुमको पहले ही बताया। तो मान लो किसी असेसी के पास दो घर है, एक घर में उसकी पूरी फैमिली रहती है, ठीक है, ये घर में इसकी पूरी फैमिली रहती है। सेकंड वाला घर खाली पड़ा, तो उसने क्या किया, इस घर को रेंट पे दे दिया, ठीक है। जो सेकंड घर खाली था उसको उसने रेंट पे लगा दिया, जो सेकंड घर खाली था। अब वहां से मान लो कि उसको रेंट मिलता है महीने का, मंथली 5000, ठीक है। तो असेसी को महीने का 5000 रुपए रेंट मिलता है। ये जो रेंट है ये कहां से मिल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से, घर से मिल रहा है। तो ये जो 5000 रुपए उसको हर मंथ का मिलेगा, ये टैक्सेबल होगा। कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और हम जो देख रहे हैं, हम कौन सा देख रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अगर किसी के पास घर है और घर से अगर रेंट कमाता है, घर भी तो एक एसेट है, तो घर से अगर कोई रेंट कमाता है तो वो रेंट टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब मान लो घर के अलावा अगर कोई और प्रॉपर्टी है, मतलब अगर कोई और एसेट है, तो घर के अलावा और क्या क्या एसेट हो सकता है तुम्हारा घर के अलावा। पहला तो तुम्हारा घर के अलावा एसेट, मान लो तुम्हारे पास कोई कार है, तुम्हारे पास कोई बाइक है, या मान लो तुम्हारे पास कोई मशीन है। मान लो तुम अपना कार को, या फिर तुम तुम्हारे बाइक को, या मान लो तुम्हारे पास कोई मशीन है और तुम क्या करते हो, अपने कार, बाइक या मशीन को रेंट पे लगाते हो, ठीक है, और वहां से तुमको महीने का रेंट मिलता है 10,000। तो इसको बोलते हैं रेंट फ्रॉम अदर एसेट, मतलब अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी भी एसेट है, उसको छोड़ के बाकी तुम्हारे पास अगर कोई भी एसेट है और वहां से जो तुमको रेंट आएगा महीने का, उसको बोलते हैं रेंट फ्रॉम अदर एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट मिलेगा वो कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और हाउस प्रॉपर्टी के अलावा बाकी जितने भी एसेट है, यहां से अगर तुमको कोई भी रेंट मिलेगा तो ये टैक्सेबल होगा तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा, ठीक है। टैक्सेबल होगा इसलिए हमने यहाँ पे अमाउंट कॉलम में एक्स लिखा है, क्योंकि इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट। तो बोला रेंट फ्रॉम अदर एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से रेंट मिलेगा तो यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, वो कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई अदर एसेट है, कार हुआ, बाइक हुआ, मशीन हुआ, अगर ये सब चीज में से तुमको रेंट मिलेगा तो वो तुम्हारा टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। उसके बाद है पॉइंट नंबर सेकंड, रेंट फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब ये सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या है, तो पहले वो देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि वहां से अगर रेंट मिलेगा तो टैक्सेबल क्यों है, ठीक है। चलो, रेंट फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मान लो एक घर है, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। मान लो ये जो घर है ना हाउस प्रॉपर्टी, ये घर का मालिक का नाम है मिस्टर अहमद, ये घर के मालिक का नाम है, ठीक है। तो मिस्टर अहमद का यह हाउस प्रॉपर्टी है। मिस्टर अहमद को क्या लगा
इसके पास और भी कोई हाउस प्रॉपर्टी था, मिस्टर अहमद की फैमिली वो घर में रहती थी। तो मिस्टर अहमद ने क्या सोचा कि ये हाउस प्रॉपर्टी में रेंट पे ले दो, किसी को भी रेंट पे ले दो, ठीक है। तो मिस्टर अहमद ने अपना जो घर था वो रेंट पे दे दिया मिस्टर मुकेश को, ठीक है। तो अहमद ने जो अपना घर था वो रेंट पे किसको दिया, मिस्टर मुकेश को। मिस्टर मुकेश ने अहमद को रेंट पूछा तो अहमद क्या बोलता है कि रेंट लूंगा 5000 पर मंथ, ठीक है। हर महीने मिस्टर मुकेश अहमद को कितना देगा, 5000 इस घर के लिए, ठीक है। तो अहमद हो गया घर का ओनर, अहमद को बोलेंगे ओनर क्योंकि उसका घर है। मिस्टर मुकेश ने भाड़े पे घर लिया तो मिस्टर मुकेश को बोलेंगे टेनेंट, ठीक है। अब मिस्टर मुकेश ने क्या किया, ये जो घर था 5000 में अहमद से रेंट पे लिया और मिस्टर मुकेश का एक फ्रेंड था मिस्टर असलम, मान लो कि उसका फ्रेंड है। मिस्टर मुकेश ने क्या किया, जो घर उसने अहमद से रेंट पे लिया था मिस्टर मुकेश ने वो घर रेंट पे दे दिया मिस्टर असलम को। अब घर किसका है, मिस्टर अहमद का। ओनर कौन है, मिस्टर अहमद। टेनेंट कौन है, मिस्टर मुकेश। अरे मिस्टर मुकेश को अधिकार था कि घर रेंट पे देने का, लेकिन अहमद को बिना बताए मिस्टर मुकेश ने क्या किया, घर में खुद ना रह के उसने मिस्टर असलम को दे दिया। क्यों दे दिया, तो मिस्टर असलम को क्या बोलता मिस्टर मुकेश कि ये घर मेरा है तो रेंट पे ले ले। असलम ने बोला रेंट कितना है, तो असलम को मिस्टर मुकेश ने बोला 7000 रेंट है, ठीक है। अब ये जो मिस्टर असलम है इसको बोलेंगे सब टेनेंट, सब टेनेंट, सब टेनेंट, ठीक है। टोटल कितने लोग हो गए यहाँ पे, 3 लोग। घर का मालिक मिस्टर अहमद, मिस्टर अहमद ने घर किसको दिया, मिस्टर मुकेश को, इसको क्या बोलेंगे टेनेंट। मिस्टर मुकेश ने किसको भाड़े पे दे दिया, मिस्टर असलम, इसको बोलेंगे सब टेनेंट। अब मिस्टर मुकेश ने क्यों दिया मिस्टर असलम को, अरे मुकेश को अहमद को कितना दे रहा है, 5000, लेकिन असलम से कितना ले रहा है, 7000। असलम को बोलता है 7000 महीने का भाड़ा लगेगा। अब यहाँ पे जो पैसा है वो कौन कमा रहा है, मिस्टर असलम तो कमा नहीं रहा है, ये दे रहा है। ये 7000 किसको दे रहा है, मिस्टर मुकेश को। मतलब मिस्टर मुकेश का अगर हम इनकम देखें तो मिस्टर मुकेश का इनकम कितना है, 7000 बराबर 7000 है इनकम मिस्टर मुकेश का। लेकिन मिस्टर मुकेश वो जो 7000 है उसमें से 5000 किसको दे रहा है, अहमद को, बराबर। तो मिस्टर मुकेश 5000 दे रहा है अहमद को, तो बच कितना गया, 2000। ये 2000 इनकम बच गया मिस्टर मुकेश के पास। अब यहाँ पे पूरा लॉजिक क्या है, मिस्टर अहमद को कितना इनकम हो रहा है, 5000। मिस्टर मुकेश को कितना इनकम हो रहा है, 2000। बोलोगे सर 7000, अरे 7 में से 5 तो अहमद को दे रहा है ना, 2000 इनकम हुआ। तो मिस्टर अहमद को जो 5000 इनकम है वो क्यों है, तो मिस्टर अहमद का घर है। तो मिस्टर अहमद को जो महीने का 5000 मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अरे फर्स्ट ने बताया था ना कि रेंट फ्रॉम अदर एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी रेंट मिलेगा, कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब बोलोगे सर मुकेश को भी तो इनकम घर से ही हो रहा है, लेकिन उधर मुकेश का है क्या, नहीं। मुकेश को इनकम कितना हो रहा है, 2000। असलम 7 दे रहा है, 7 में से 5 अहमद को दे रहा है, तो मुकेश का इनकम कितना है, 2000। तो मुकेश का इनकम जो 2000 है वो घर के वजह से नहीं है, उसने एक तरह का बिजनेस कर लिया। अहमद ने जो मुकेश को घर दिया इसको बोलते हैं लेट आउट करना। क्या बोलते हैं इसको, लेट आउट। लेट आउट का मतलब अपना घर किसी और को भाड़े पे देना। तो अहमद ने अपना घर भाड़े पे किसको दिया, मुकेश को, तो इसको बोलते हैं लेट आउट। मुकेश ने घर किसको दे दिया, असलम को, इसको बोलते हैं सब लेट आउट। इसके लिए जो लेट आउट होता है वहां पे टेनेंट होता है, सब लेट आउट में होता है सब टेनेंट। अरे अहमद ने मुकेश को घर दिया, इसको बोलते हैं लेट आउट, और मुकेश ने असलम को घर दिया, इसको बोलते हैं सब लेट आउट। अब अहमद ने 5000 कमाया, वो कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन मुकेश ने जो 2000 रुपया कमाया, 2 ही कमाया, 7 नहीं कमाया, 7 में से 5 तो अहमद को दे रहा था, तो 2 ही कमाया। ये 2 इसका है रेंट फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। रेंट फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फुल्ली टैक्सेबल कहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये जो 5000 है ये है रेंट फ्रॉम लेटिंग द प्रॉपर्टी। लेटिंग द प्रॉपर्टी का मतलब इसका घर था, इसने रेंट पे दिया, तो ये 5000 टैक्सेबल होगा, कहां होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में।
लेकिन मिस्टर मुकेश ने जो स्तंभ को घर दिया, क्या मिस्टर मुकेश का घर था? नहीं, इसने सबलेट किया। सबलेट करने का मतलब इसका घर नहीं था, तो मिस्टर मुकेश का जो भी इनकम होगा सबलेटिंग से, बोला है यहाँ पे कि रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसके बाद है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब होता है हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर एसेट। अरे बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके पास घर होता है और घर के अंदर ना वो कुछ सामान भी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई इंडिविजुअल था, मिस्टर राकेश। मान लो मिस्टर राकेश के पास मुंबई में घर था, ठीक है, मुंबई में एक घर था। मिस्टर राकेश का ना ट्रांसफर हो गया दिल्ली। मुंबई में रहता था, घर में सब कुछ रखा था, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ। लेकिन अचानक में मिस्टर राकेश का ट्रांसफर हो गया दिल्ली। अब मिस्टर राकेश का ट्रांसफर हो गया दिल्ली, दिल्ली जाना पड़ा। अब दिल्ली जाना पड़ा तो उसने क्या सोचा, इतना सामान लेके कहां जाऊंगा, और घर भी खाली था मुंबई वाला, वो कहां रहने वाला है, दिल्ली में। तो उसने क्या सोचा, जो मुंबई में घर है वो रेंट पे लगा दो। तो उसने जो मुंबई में घर था वो रेंट पे लगाने का सोचा, मुंबई वाला घर। मान लो मिस्टर राकेश का घर लेने के लिए आया मिस्टर रोहित। मिस्टर रोहित आया, राकेश को बोला भाई तेरे को घर भाड़े पे लगाना है। राकेश बोलता है हाँ। मिस्टर रोहित ने पूछा घर का भाड़ा कितना है, तो राकेश ने बोला घर का भाड़ा है 7,000। अब रोहित बोलता है अरे अगल बगल में तो रूम 5,000 में मिल रहा है, तू 7,000 ले रहा है। तो राकेश क्या बोलता है, मैं 7,000 में दो चीज दे रहा हूं। दो चीज का मतलब, एक तो मैं अपना घर दे रहा हूं, हाउस प्रॉपर्टी, कि तू मेरे घर में रहे, और साथ ही साथ मेरे घर के अंदर जो सामान है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो भी तू इस्तेमाल कर। तो उसको बोलते हैं अदर एसेट। तो रोहित ने क्या बोला, ठीक है, मतलब 5,000 तेरे घर का भाड़ा हो गया और 2,000 तेरा क्या हो गया, अदर एसेट का भाड़ा, तो चलेगा। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब घर के भाड़े के साथ साथ अदर एसेट का भाड़ा। तो मिस्टर रोहित ने घर का भाड़ा मान लो कितना दिया, 5,000, अदर एसेट का भाड़ा कितना दिया, 2,000, टोटल मिला के कितना हो गया, 7,000। अब इस 7,000 मिस्टर रोहित ने किसको दिया, मिस्टर राकेश को। तो मिस्टर राकेश को कितना मिला, 7,000। अगर मिस्टर राकेश को खाली 5,000 मिलता तो ये 5,000 कहां टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन उसको 5 नहीं, उसको कितना मिल रहा है, 7,000। हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है 5, अदर एसेट का रेंट है 2,000, दोनों मिला के कितना है, 7,000। मैंने तुमको एग्जांपल में बाइफरकेशन बता दिया, कभी कभी बाइफरकेशन नहीं होता है। रूम मालिक सीधा बोलेगा टेनेंट को भाई 7,000 भाड़ा है, मेरा घर भी ले ले, साथ में एसेट भी ले ले, तू उसको इस्तेमाल कर। तो ऐसा अगर रेंट होता है कंपोजिट रेंट, हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर एसेट, तो होता है फुल्ली टैक्सेबल। तो रेंटल इनकम में 3 चीज, रेंट फ्रॉम अदर एसेट, कोई भी एसेट होगा हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के वो टैक्सेबल होगा। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ओनर ने अगर भाड़े पे दिया उसको बोलते हैं लेट आउट, और जो भाड़े वाला उसने अगर किसी और को दिया उसको बोलते हैं सब लेट आउट। तो ओनर को कोई भी रेंट मिलेगा वो कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन जो भाड़े वाला है उसने किसी और को भाड़े पे दे दिया तो उसको बोलते हैं सबलेट, और सबलेटिंग से अगर कोई भी रेंट मिलेगा तो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। कंपोजिट रेंट मतलब घर के साथ साथ अदर एसेट को भाड़े पे देना, और घर के साथ साथ अदर एसेट को भाड़े पे देंगे, वहां से अगर कोई भी भाड़ा मिलेगा तो भी टैक्सेबल होगा तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है। उसके बाद तो पहला तुम्हारा था डी, डिविडेंड के लिए, डब्ल्यू था तुम्हारा विनिंग्स के लिए, आर के अंदर 3 चीज था, R1, R2, R3, जो हमने तीनों रेंटल इनकम देखा। उसके बाद तुम्हारा इनकम है यहाँ पे कि ए। अब ए यहाँ पे स्टैंड होता है एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम सबको पता है, तो फार्मर्स होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर वो वहां का सामान बेचते हैं खेती बाड़ी से, जो भी उसने उपजाया। अब खेती बाड़ी करके अगर फार्मर कुछ सेल करता है तो उससे उसको इनकम होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। कोई अगर फार्मर है वो इंडिया में अगर खेती बाड़ी करता है, इंडिया में कहीं पे भी, इंडिया में चाहे वो खेती बाड़ी करे यूपी में, चाहे वो खेती बाड़ी करे बिहार में, चाहे वो खेती बाड़ी करे एमपी में, चाहे वो खेती बाड़ी करे महाराष्ट्र में, कहीं पे भी अगर इंडिया के अंदर उसने एग्रीकल्चर इनकम कमाया तो इंडिया के अंदर अगर उसने एग्रीकल्चर इनकम कमाया तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। और एग्जाम के तो हमने बोला था कि स्टेटमेंट में एक्सक्लूड करेंगे तो नहीं। तो इन शॉर्ट, अगर किसी के पास जमीन है इंडिया के अंदर और उस जमीन पे खेती बाड़ी करके कोई भी पैसा आएगा इंडिया के अंदर, तो वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1।
और अगर मान लो किसी ने फॉरेन में जाके खेती बाड़ी किया, रहता इंडिया में है, इंग्लैंड में जाके खेती कर रहा है, वहां पे खेत खरीद के, या अमेरिका में जाके खेत खरीदा, वहां पे खेती बाड़ी कर रहा है, तो अगर कोई इंडिया के बाहर जाके खेती बाड़ी करता है, वहां से अगर कोई इनकम आएगा तो वो होगा फुल्ली टैक्सेबल। तो बोला एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम अगर तुमने फॉरेन से कमाया, पाकिस्तान में जाके, श्रीलंका में जाके, या कोई अदर कंट्री में जाके, तो वो तुम्हारा होगा फुल्ली टैक्सेबल। गवर्नमेंट क्या बोलता है, अरे तुम गरीब हो तो इंडिया में एग्रीकल्चर से इनकम कमाओ, अगर तुम इंडिया में खेती बाड़ी करते हो मतलब तुम गरीब हो, तो हम तुमको इनकम एग्जेम्प्ट करेंगे। तुम फॉरेन में जाके अपना एग्रीकल्चर कर रहे हो मतलब तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो गवर्नमेंट बोलता है अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में है तो एग्जेम्प्ट, फॉरेन में है तो फुल्ली टैक्सेबल। तो ये था तुम्हारा एग्रीकल्चर इनकम। तो ये था हमारा डिविडेंड। डिविडेंड पहला क्या बताया कि डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से मिलेगा शेयर होल्डर्स को ही मिलता है डिविडेंड। मैंने बताया कोई भी अगर कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर, और कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी हमको क्या देगा, डिविडेंड। तो डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से मिलेगा तो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034, और डिविडेंड अगर फॉरेन कंपनी से मिलेगा या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहता है कि इंडियन कंपनी प्रोग्रेस करे। तो गवर्नमेंट चाहता है कि हम इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करें कि वहां से जो डिविडेंड मिलेगा वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट होगा, कि जिसमें अपना भी फायदा, गवर्नमेंट का भी फायदा कि इंडियन कंपनी ऊपर जाएगी। सेकंड, विनिंग्स। मैंने तुमको बताया विनिंग्स का आंसर भी लॉटरी हो, क्रॉसवर्ड हो, पजल हो, विनिंग्स आर फुल्ली टैक्सेबल। तो क्वेश्चन में वर्ड दिखा अगर विनिंग तो फुल्ली टैक्सेबल। फिर आर में 3 था रेंटल इनकम। पहला, रेंट फ्रॉम अदर एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। घर के अलावा अगर तुम्हारे पास कोई भी एसेट है, तुमने भाड़े पे दिया और वहां से अगर तुमको कोई पैसा मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल। हाउस प्रॉपर्टी से जो भाड़ा मिलेगा वो कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद रेंट फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मैंने तुमको बताया मेन ओनर अगर किसी को घर भाड़े पे देता है उसको जो रेंट मिलेगा वो कहां टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन मैं खुद टेनेंट हूं, मैं बढ़ोतरी हूं और मैंने किसी और को भाड़े पे घर दे दिया तो इसको बोलते हैं सबलेट करना। अब अगर मैं कुछ इनकम कमाऊंगा तो होगा फुल्ली टैक्सेबल सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद कंपोजिट रेंट का मतलब हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर एसेट। घर के साथ अगर मैंने बाकी कोई एसेट को भाड़े पे दिया तो उसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट भी होता है फुल्ली टैक्सेबल। एग्रीकल्चर इनकम फिर था, ए से एग्रीकल्चर इनकम। अगर इंडिया में कमाया एग्रीकल्चर इनकम तो फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, और अगर इंडिया के बाहर तुमने कमाया एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन में तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो डी डब्ल्यू राहु फकीर जी में से डी डिविडेंड, डब्ल्यू विनिंग्स, आर 3 में रेंटल इनकम, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर इनकम। इसके बाद भी हमारे इनकम्स हैं, इसके अलावा भी, क्योंकि पूरा हमको डी डब्ल्यू राहु फकीर जी तक देखना है, लेकिन फिलहाल ये इनकम्स है, तुम इसको कॉपी कर लो, ये जो इनकम्स के नाम है यहाँ पे। चलो, तो हमने देखा DWR ए तक, एग्रीकल्चर इनकम तक। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, N2। N2 मतलब वापस से यहाँ पे दो चीज होगा, M1 M2। अब M1 यहाँ पे क्या है, तो रिसिप्ट एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म है MP, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसका शॉर्ट फॉर्म है MLA, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC। मतलब 3 चीज हमको यहाँ पे देखना है कि MP हुआ, MLA हुआ और MLC हुआ। ठीक है, अब MP, MLA, MLC ये लोग सब इलेक्शंस में जीत के आते हैं, MP, MLA, MLC, और ये लोगों का भी इनकम होता है। जैसे कोई अगर MP है तुम्हारे एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या अगर कोई MLA है तुम्हारे एरिया का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या MLC है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये लोगों को गवर्नमेंट से सैलरी मिलता है। और सैलरी के साथ साथ ये लोगों को खाली सैलरी नहीं मिलता है, बल्कि सैलरी के साथ साथ कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं। सैलरी और अलाउंसेस में क्या डिफरेंस है, तो सैलरी मतलब वो कि वो जो काम करते हैं उसके लिए तो उनको पगार मिलता है, और अलाउंसेस भी सैलरी में ऐड हो क्या आता है। बस अलाउंसेस का मतलब क्या, जो अदर खर्चे के लिए मिलता है, डे टू डे खर्चे के लिए, जैसे खाने पीने के लिए या ट्रेवलिंग का खर्चा, तो ये सब आता है तुम्हारे अलाउंसेस में। अब अगर कोई MP है, यहाँ पे मैंने सबका फुल फॉर्म लिख दिया है कि MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या अगर कोई MLA है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या अगर कोई MLC है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो कोई भी अगर MP होगा या MLA होगा या MLC होगा, इनको जो सैलरी मिलेगा, सैलरी जैसे मान लो कि कोई अगर MP है, इसको MP को मान लो कि पर मंथ, हर महीना पर मंथ मान लो इसको मिलता है 50,000। अब मान लो इस 50,000 में से इसका सैलरी है 25,000 सैलरी,
और बाकी 25,000 है इसका डेली अलाउंसेस। तो यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर क्या बोलते हैं कि अगर कोई एमपी, एमएलए, एमएलसी है तो उसको जो सैलरी मिलेगा वो सैलरी होगा फुल्ली टैक्सेबल, और उनको जो डेली अलाउंसेस मिलेगा वो होगा एग्जेम्प्ट। उसका सेक्शन होगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17, और एग्जेम्प्ट होगा तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है नील, क्योंकि हम स्टेटमेंट में उसको क्या करते हैं एक्सक्लूड। तो ये याद रखना कि अगर कोई एमपी, एमएलए, एमएलसी है उसको जो सैलरी मिलेगा सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल, और उनको जो डेली अलाउंसेस मिलेगा वो होगा एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 17। तो इसलिए स्टेटमेंट में क्या आएगा नील। डिविडेंड में भी हमने एक स्टेटमेंट देखा कि इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034। फिर हमने एग्रीकल्चर इनकम में देखा कि अगर इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(1). उसी तरीके से अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, एमएलसी है, तो ये लोग को अगर कोई सैलरी मिलेगा तो इट विल फुल्ली टैक्सेबल, और अगर इनको कोई डेली अलाउंसेस मिलेगा तो वो होगा एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है नील। तो ये था तुम्हारा M1। उसके बाद हम देखेंगे M2। अब M2 है, इसका पहले फुल फॉर्म क्या बोला है, माइनर चाइल्ड इनकम। माइनर चाइल्ड इनकम ये M2 का यहाँ पे फुल फॉर्म। माइनर का मतलब पहले हम देखते हैं, तो माइनर मतलब वो जिसका एज लेस देन 18 ईयर्स, लेस देन 18 ईयर्स। ठीक है, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं कि मिस्टर आकाश, और मिस्टर आकाश का मान लो कि एज है 14 ईयर्स। 14 ईयर्स का मतलब माइनर, मैंने बताया था कि माइनर मतलब एज लेस देन 18 ईयर्स। तो मिस्टर आकाश का एज कितना है 14 ईयर्स, और 14 ईयर्स का है मिस्टर आकाश। इट मीन्स कि मिस्टर आकाश क्या है तो माइनर है। अब मान लो मिस्टर आकाश को कुछ इनकम हुआ, मान लो इनकम इसको हुआ पूरे ईयर में, फुल ईयर में इसको इनकम हुआ 20,000। ठीक है, 20,000 इसको इनकम हुआ। अब मिस्टर आकाश का जो 20,000 रुपीज इसका इनकम है, मान लो कि ये टैक्सेबल इनकम है, इसको टैक्स भरना है। अब मिस्टर आकाश क्या है 14 ईयर्स का, माइनर है। माइनर को इनकम टैक्स नहीं भरना होता है क्योंकि माइनर उसका स्टेटमेंट बनेगा ही नहीं इनकम टैक्स का, तो वो नहीं करेगा, भरेगा। तो ये जो मिस्टर आकाश का इनकम है 20,000, इस पे टैक्स कौन भरेगा, तो मिस्टर आकाश के जो पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स मॉम या डैड, मॉम या डैड में से जिसका इनकम ज्यादा होगा, whose income will be more। मॉम डैड में से जिसका इनकम ज्यादा होगा, मॉम का ज्यादा होगा तो मॉम का, डैड का ज्यादा होगा तो डैड का। अगर मॉम हाउसवाइफ है तो ऑब्वियस है कि डैड का इनकम होगा। तो ये जो मिस्टर आकाश का इनकम है 20,000, उस पे टैक्स कौन भरेगा, तो उसके मॉम या डैड में से जिसका इनकम ज्यादा होगा। whose income will be more, he or she will pay tax। ठीक है, अब मिस्टर आकाश का इनकम कितना है 20,000। मान लो उसके डैड का इनकम ज्यादा है तो उसके डैड को टैक्स का पेमेंट करना है, लेकिन उसके डैड को पूरा 20,000 पे टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। इनकम टैक्स में रूल है कि माइनर ने जो भी पैसा कमाया, इसने 20,000 कमाया, तो उस 20,000 में से हम 1,500 अलाउ करेंगे लेस करने को। 20,000 में से 1,500 लेस करेंगे तो बचा कितना 18,500। इस 18,500 पे टैक्स भरना है, किसको भरना है, तो मिस्टर आकाश के डैड को। अगर मॉम का इनकम ज्यादा है तो मॉम पे करेगी। ठीक है, तो मिस्टर आकाश 14 ईयर्स का था, इसका इनकम है 20,000, मान लो टैक्सेबल इनकम है, इसको उस पे टैक्स भरना है। टैक्स कौन भरेगा, जो भी उसके मॉम या डैड में से जिसका भी इनकम ज्यादा होगा, ही और शी विल पे द टैक्स। कितना, तो जो भी इनकम है उसमें से लेस होगा 1,500 रुपया, लेस होगा 1,500, जो बचेगा उस पर टैक्स का पेमेंट करना है। अब मान लो कि मिस्टर आकाश के 2 भाई बहन है, मान लो कि मिस्टर आकाश के 2 भाई बहन है। एक का नाम है, भाई का नाम है मिस्टर अमित, और जो बहन है उसका नाम मान लो कि मिस सोना। ठीक है, अब मान लो मिस्टर आकाश ने भी इनकम कमाया, मान लो कि जो इसका भाई था मिस्टर अमित, इसका एज है 16 ईयर, और जो उसकी बहन है मिस सोनाली, उसका एज है 17 ईयर। मिस्टर अमित और सोनाली भी तो माइनर है। मान लो मिस्टर अमित ने भी इनकम कमाया 5,000 और सोनाली ने इनकम कमाया 6,000। 5,000 इसने, 6,000 इसने,
ठीक है। अब मिस्टर आकाश के जो पेरेंट्स है वो तो अमित और सोनाली के भी पेरेंट्स है, तो मिस्टर आकाश का जो इनकम था 20, उसमें से 1500 लेस करने को मिला उसके डैड के इनकम स्टेटमेंट में। तो जब अमित है और सोनाली है, ये भी तो माइनर है, तो ये लोग भी अपना टैक्स खुद नहीं भरेंगे, तो इसका भी टैक्स कौन पे करेगा? उसका डैड, क्योंकि उसके डैड का इनकम ज्यादा है। तो अब अमित का टैक्स पे करने के लिए भी क्या होगा? अमित का टैक्स भरने के टाइम पे भी अमित का इनकम कितना है? 5000, तो वो 5000 में से भी 1500 लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो टैक्स कितने भरना होगा? 3500 में से। फिर आते हैं सोनाली पे, सोनाली का इनकम कितना है? 6000, वापस से टैक्स कौन पे करेगा? उसका डैड। अब उसका डैड क्या बोलता है? 6000 में से मैं 1500 लेस करूंगा तो बचा कितना? 4500। गवर्नमेंट बोलता है नॉट अलाउड। गवर्नमेंट बोलता है खाली तुम 2 बच्चे तक, 2 माइनर चाइल्ड तक ऐसा 1500 लेस कर सकते हो। तो अब अगर ये जो डैड है, इसके 3 बच्चे हैं, मिस्टर आकाश, मिस्टर अमित, मिस सोनाली, तो 3 बच्चे में से कोई भी 2 बच्चे का वो 1500 लेस कर सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। अगर इसके तीनों के तीनों माइनर है, तीनों के तीनों कमा रहे हैं, तो खाली 2 का लेस कर सकता है, तीसरे का लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये मिस्टर आकाश और मिस्टर अमित का 1500 लेस कर सकता है, लेकिन मिस सोनाली का जो 6000 इनकम है, पूरे 6000 पे टैक्स भरना होगा। तो इसको बोलते हैं माइनर चाइल्ड इनकम। माइनर का मतलब 18 साल से कम का। अगर कोई माइनर कोई भी इनकम कमाता है जो टैक्सेबल है, तो वो तो टैक्स भरेगा नहीं। टैक्स कौन भरेगा? उसके पेरेंट्स। पेरेंट्स में भी जिसका इनकम ज्यादा होगा, मॉम का या डैड का। उसके बाद जब इनकम पे टैक्स भरने का टाइम आएगा माइनर का, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? माइनर के इनकम में से 1500 लेस कर सकते हो। कितने बच्चे तक? 2 बच्चे तक। अगर तुम्हारे 2 माइनर चाइल्ड है तो तुम दोनों का 1500 लेस कर सकते हो। अगर 3 है तो फिर भी 2 का कर पाओ। तो अगर 3 होंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे बोलना ये चाहता है कि गवर्नमेंट, कि अगर कोई है एसएससी और उसके अगर 2 माइनर चाइल्ड है, जैसे यहाँ पे कि मिस्टर आकाश का हमने देखा कि वो 20,000 कमा रहा था, तो 1500 का एग्जेम्पशन दिया गवर्नमेंट ने। मिस्टर अमित का हमने देखा 5000 कमा रहा था, गवर्नमेंट ने 1500 का एग्जेम्पशन दिया। लेकिन मिस सोनाली भी माइनर है, उसने 6000 कमाया, गवर्नमेंट बोलता है कि नो एग्जेम्पशन। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? 2 माइनर चाइल्ड तक हम देंगे एग्जेम्पशन, उसके ऊपर हम नहीं देंगे। अगर तुम्हारा 5 बच्चा है माइनर, 5 इनकम कमा रहा है, तो हम 2 पे देंगे, बाकी 3 पे एग्जेम्पशन नहीं देंगे। और ये जो एग्जेम्पशन है इसका भी एक सेक्शन है, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है। देखो, माइनर चाइल्ड इनकम जो भी होगा इनकम, जैसे यहाँ पे मिस्टर आकाश का 20,000 था, मिस्टर अमित का 5,000 था, मिस सोनाली का 6,000 था। माइनर चाइल्ड इनकम लिखेंगे लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1032। वापस एक सेक्शन है 10 सबसेक्शन 32। कितना एग्जेम्प्ट होगा? ₹1500 पर माइनर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। खाली 2 बच्चे तक 1500 लेस कर सकते हो। मतलब एक अगर एसएससी है तो अपने 2 बच्चे का 3000 रुपए लेस कर सकता है माइनर चाइल्ड इनकम में। जैसे यहाँ पे मिस्टर आकाश का 1500 लेस किया, मिस्टर अमित का 1500 लेस किया, सोनाली का तो लेस करने मिला ही नहीं। तो ये होता है कि 2 बच्चे तक का तुम लेस कर सकते हो 1500, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद एक चीज है, एनी इनकम अर्न्ड बाय माइनर बाय वे ऑफ स्पेशल टैलेंट और स्किल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज एग्जेम्प्ट। अब ये क्या है? मान लो कोई माइनर है, तो हम माइनर कोई और क्लियर, हम यहाँ पे जो नाम लिया था उसी को हम लेते हैं कि मिस्टर आकाश। मान लो कि मिस्टर आकाश जो अपना माइनर था, और मान लो कि मिस्टर आकाश जो अपना माइनर था उसने कितना इनकम कमाया था? 20,000। तो मिस्टर आकाश माइनर था। क्यों माइनर था? क्योंकि उसका एज कितना था? 14 ईयर्स। 20,000 रुपया उसका क्या था? इनकम। मान लेते हैं कि ये जो 20,000 इनकम है उसने कमाया है स्पेशल टैलेंट को इस्तेमाल करके। स्पेशल टैलेंट या उसके पास कुछ स्किल था। स्पेशल टैलेंट का मतलब अच्छा गाना गाता हो, अच्छा डांस करता हो, अच्छा सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो, तो ये सब करके उसने 20,000 कमाया। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है? अगर कोई माइनर अगर स्पेशल टैलेंट से पैसा कमाता है तो वो इनकम उसके पेरेंट्स के इनकम के साथ क्लब नहीं होगा। क्लब का मतलब कि उसके पेरेंट्स उस पर टैक्स नहीं पे करेंगे। हाँ, अगर कोई अदर वे से इनकम कमाएगा, जैसे मैंने इसके पहले बताया, तो उसके मॉम या डैड में से जिसका इनकम ज्यादा होगा वो टैक्स का पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर कोई माइनर स्पेशल टैलेंट या स्किल से पैसा कमाता है तो उसके पेरेंट्स को कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है उस माइनर चाइल्ड के इनकम के ऊपर। तो एक तरीके से एग्जेम्पशन जैसा ही है। तो यही यहाँ पे बोला है, एनी इनकम अर्न्ड बाय माइनर बाय वे ऑफ स्पेशल टैलेंट और स्किल। कि कोई अगर माइनर है, उसने अगर अपने स्पेशल टैलेंट का इस्तेमाल करके या अपने स्किल का इस्तेमाल करके और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अगर या अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके कोई भी इनकम कमाया है तो इस एग्जेम्प्ट। तो माइनर का अगर नॉर्मल इनकम होगा तो जो भी इनकम होगा उसमें से लेस होगा कितना? 1500 रुपया। कितना? मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक, 2 माइनर चाइल्ड तक। और उसके पेरेंट्स बाकी का टैक्स का पेमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे मिस्टर आकाश था, अमित था, सोनाली था।
तो आकाश का और अमित का जो भी इनकम था उसमें से 1500 लेस किया तो उसके पेरेंट्स पे करेंगे, मतलब उसके डैड का इनकम हमने ज्यादा दिखाया था। और अगर कोई माइनर है जो स्पेशल टैलेंट से पैसा कमा रहा है या स्किल से, तो वो हम क्या करेंगे एक तरीके से एग्जाम, वहां पे 1500 का केस नहीं, उसको हम लेंगे ही नहीं यहाँ पे। अगर कोई भी माइनर है सिंगिंग कंपटीशन में पैसा जीता, डांसिंग कंपटीशन में जीता, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तरीके से हम उसको क्या मानेंगे, एग्जाम, तो उसके पेरेंट्स को भी उसकी उस इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स का पेमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो M1 था रिसिप्ट एज मेंबर ऑफ MP MLA MLC, MP MLA MLC को सैलरी मिलेगा तो टैक्सेबल, अलाउंसेस कुछ भी मिलेगा तो एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1017। कि माइनर चाइल्ड का जो भी इनकम होगा उसमें से कितना लेस होगा, 1500। सेक्शन क्या, एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1032। और कितने चाइल्ड तक, तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड। और अगर माइनर ने अपने स्पेशल टैलेंट का इस्तेमाल करके कोई भी इनकम कमाया है या अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके, तो वो एक तरीके से क्या होगा, एग्जाम, उस पे उसके पेरेंट्स को कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे DWRAM तक हमने देखा है। इसके बाद के जो इनकम है वो हम देखेंगे इसके बाद। तो फिलहाल तुम इसको कॉपी कर लो M1 M2 तक, फिर इसके आगे के जो इनकम है वो हम बाद में देखेंगे।